जी, स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? मेरी आवाज भी क्लियर है? जी सर। ओके। तो देखिए, सेकेंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था वो अभी तक टाइप होके हमें नहीं मिला है। जब भी मिलेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में उसका एनालिसिस हम लोग कर लेंगे। बट हमारी जो एक सीरीज का जो सिलसिला चल रहा था, उस सीरीज को जो है हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है आईसीटी के क्वेश्चन करेंगे, आईसीटी का जो है लेसन नंबर 1 इस एतबार से। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज के इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी रिवाइज भी होंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, देखिए, अब ये आपका पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जी। सर कल वाली क्लास अपलोड हो गई? क्लासेस तो मैंने भेज दिया था, पता नहीं अपलोड हुई है कि नहीं अपलोड हुई, देखना पड़ेगा। आप लोग चेक करो, अपलोड हो अपलोड जाए। चेक कीजिए ऐप में, देखिए अपलोड हुई है कि नहीं हुई है। फिर मैं उसको देखता हूँ, ठीक है, क्लास जी का। ठीक। अब देखिए, ये आपका जो है पीवाईक्यूज, मतलब पीवाईक्यूज है। इसी तरीके का कुछ क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था, यानी विद्वान से भी पूछा गया था, और इसी तरीके से शोध गंगोत्री, ठीक है, ये है शोध गंगा। तो दोनों के अंदर जो है डिफरेंस है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे, और ये है आपका पीवाईक्यूज। तो यहाँ पर जो है लिस्ट 1 में कुछ इनिशिएटिव दिए गए हैं, और सेकंड में जो है उसके डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। आपको मैच करके बताना है कौन सा इसका सही आंसर है। जी बताइए। सेकेंड ऑप्शन सर। हाँ, तो सेकंड देखिए ऑप्शन ऑप्शन नंबर दीजिए 2 तो। जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि विद्वान में हमने आपको बताया था यहाँ पर डी है। डी से मतलब होता है डेटा बेस ऑफ एक्सपर्ट ऑफ साइंटिस्ट या ऑफ रिसर्च, ठीक है। यानी हमारे इंडिया में जो लीडिंग साइंटिस्ट है, जो फिर लीडिंग रिसर्चर है, यानी और लीडिंग इंस्टीट्यूशन में या लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़े बड़े हमारे रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी जो है प्रोफाइल यहाँ पर विद्वान में क्या होती है। फिर इसी तरीके से डिजी लॉकर, डिजी लॉकर में हमको मालूम है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट का जो है वेरिफिकेशन आप कर सकते हो। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपकी 10+2 की मार्कशीट है, इसी तरीके से आपकी ग्रेजुएशन की है, या इसी तरीके से आपकी मास्टर की है, तो डिजी लॉकर के अंदर जाकर आप अपनी सर्टिफिकेट को जो है वेरीफाई करके रख सकते हो। देखिए, अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, और आप कहीं पर जा रहे हो, ठीक है, पुलिस ने आपको रोक लिया, आपसे आपका लाइसेंस मांग रहा है, तो अगर आपके जेब में फिजिकली वो चीज प्रेजेंट नहीं है, तो डिजी लॉकर के जरिए जो है आप वेरीफाई करके दिखा सकते हो। तो इन सारी चीजों को जो है आप पहले से ही अपने डिजी लॉकर का एक आप वो बनाओ, डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करो, उसकी आईडी बनाओ, और इन सारी चीजों को आप पहले से वेरीफाई करके रखो। क्योंकि वेरीफाई करने के लिए जो है जो नंबर होते हैं, उस नंबर की जरूरत पड़ती है। विदाउट नंबर आप जो है डिजी लॉकर पे किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक है साक्षत। साक्षत जो है एजुकेशन पोर्टल है टू फैसिलिटेट लर्निंग, ठीक है, लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए या इस तरीके की लर्निंग प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके का एजुकेशनल पोर्टल है। शोध गंगोत्री, गंगोत्री स्नॉप्सिस, ठीक है, यानी स्नॉप्सिस में भी आपका यस आई एस आता है लास्ट में, और गंगोत्री TRI लास्ट में, गंगोत्री स्नॉप्सिस आता है, ठीक है। शोध गंगा क्या है? जहां पर हम थीसिस का गंगा बहाते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ताकि ये चीज आपको याद रहे कि शोध गंगा में इंडिया के जो भी थीसिस होते हैं, ठीक है, उस थीसिस को यहाँ पर क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। यानी थीसिस का एक क्या है, ये रिपोजिटरी है थीसिस का, ये एक तरीके का टैंक है। जो भी थीसिस, जो भी इस तरीके की डिसर्टेशन वगैरह लिखे जाते हैं, वो सब सारे आपके शोध गंगा पे क्या होते हैं, अपलोड किए जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए साक्षत के बारे में वैसे हमने पढ़ा भी है। साक्षत क्या है? वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल लॉन्च ऑन, ठीक है, 30 अक्टूबर 2006 बाय हिज एक्सीलेंसी द देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर स्टूडेंट, टीचर एंड दोज इन एम्प्लॉयमेंट और इन परस्यूट ऑफ नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट टू देम। तो कह रहे हैं कि ये साक्षत जो है, इसको वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल भी कहा जाता है। ये कब लॉन्च किया गया था? 30 अक्टूबर 2006 में इसको लॉन्च किया गया था, उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके जरिए। और ये किस वजह से मतलब लॉन्च किया गया था? ताकि स्टूडेंट, टीचर और वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट में है, जो जॉब में है, उनको हम क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है हम उनको प्रोवाइड कर सके, ठीक है। और ये जो साक्षात पोर्टल है, ये मतलब ये काम किस पे करता है, ठीक है, इस पे जो है इग्नू काम करता है, इस पर जो है NIOS काम करता है, यानी डिस्टेंस बेस्ड एजुकेशन वाले जो भी आपके प्लेटफॉर्म है, वो सब सारे जो है साक्षात पोर्टल पे क्या करते हैं, काम करते हैं,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 215, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। तो ईमेल के ताल्लुक से आपको बताना है कौन सा ईमेल से रिलेटेड जो है नहीं है। कह रहे हैं कि ईमेल इट इज अ लेटर सेंट ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, इट कैन बी यूज्ड टू सेंड अनसोलिसिटेड मैसेज, ईमेल इज स्नाइल मेल, ईमेल एड्रेस इंक्लूड डोमेन नेम। तो बताइए क्या इसमें से जो है ईमेल के लिए सुटेबल नहीं होगा। सर कंप्यूटर नेटवर्क वाला ए। सर डी। ईमेल में डोमेन नेम नहीं होता है। होता है सर, ए सर होगा। क्वेश्चन। देखिए ईमेल जो है ये आपका सर एक लेकिन कंप्यूटर पे ही तो भेजते हैं ना, सी होगा ना फिर हाँ ये स्नेल होगा में। आपका सी। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद वही आपका नेटवर्क की, नेटवर्क के जरिए ही जो है आप क्या करते हो लेटर को भेजते हो ईमेल के द्वारा। स्नेल मिस होता है कीड़ा। सर ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ी आगे, फोन से भी तो ईमेल जाता है ना। तो यहाँ पर नेटवर्क दिया है ना, यहाँ पर ओनली नहीं बोला है कि सिर्फ आप कंप्यूटर से ही भेजते हो। ठीक है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क से मुराद इंटरनेट यहाँ पे है। ठीक है, कि एक लेटर है जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पे ही सेंड किया जाता है। ठीक है सर। फिर यहाँ पे अगर आप सी का देखते हो, ईमेल इज स्नाइल मेल, स्नाइल मीन्स होता है कीड़ा। ठीक है, कीड़ा मीन्स आप खराब इसको ले सकते हो, खराब के माना में ले सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीज जो है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 216, इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वार्म। ठीक है, तो वार्म का फुल फॉर्म आपको बताना है। राइट वन फ्रीड मनी। सी ऑप्शन सर। सी ठीक है, वाला ऑप्शन। तो वही है कि हम वार्म को एक मालवेयर भी मानते हैं कि यानी ये एक तरीके का क्या होता है कीट, नहीं वो वार्म होता है। ठीक है, ये वार्म वो WARM होता है, ये WORM है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 217, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फॉलोइंग में से कौन सी जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें। पाइथन। हम्म, तो पाइथन जो है ये एक तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मुराद यानी यहाँ पर वो लैंग्वेज जो डिजिटलाइज लैंग्वेज होती है, जिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं वेबसाइट वगैरह को क्या करते हैं क्रिएट करते हैं, वेब पेज क्रिएट करते हैं। इन्हीं सारी लैंग्वेज की मदद से क्या की जाती है वेबसाइट, वेब पेजेस। ठीक है, इसी तरीके से सॉफ्टवेयर वगैरह की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है इन जावा है, पाइथन है, C++ है, PHP है, ये सारी क्या है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन्हीं लैंग्वेज को यूज करके हम क्या करते हैं प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए असर्शन में कहा गया द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स लिंक बाय ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस कनेक्शन एक्सेट्रा। कह रहे हैं कि इंटरनेट जो है एक इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क का कलेक्शन है जो ट्रांसमिशन मीडियम्स के जरिए क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, जैसे कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस कनेक्शन। यानी सिंपल सी बात है, कहना ये चाह रहे हैं कि इंटरनेट जो है एक नेटवर्क कनेक्टेड कंप्यूटर का कनेक्शन है जिसको हम कॉपर वायर के जरिए भी क्या कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस कनेक्शन के जरिए भी हम इंटरनेट का कनेक्शन कर सकते हैं। रीजन में कहा गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है। इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट का मतलब ये हो गया क्योंकि हमें मालूम है कि हर वेबसाइट के आगे क्या होता है www लगा होता है। तो ये www का काम क्या होता है कि यानी उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है यानी जो भी कंपोनेंट उसके अंदर है, जो भी कंटेंट है, जो भी वीडियोस हैं, ठीक है, जो भी चीजें होती है वो उस वेबसाइट के साथ क्या कर दी जाती है अटैच कर दी जाती है। तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि www जो है वो एक इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट का कलेक्शन है। तो क्या लगता है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर बी सर। सर दोनों सही है लेकिन वो एक रबत नहीं बनता ना जैसे उनमें। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर यहाँ पर क्या है सही है, और लेकिन रीजन जो है वो मतलब हाँ एक्सप्लेनेशन वो जो है सही वो नहीं सही नहीं है, है। ठीक रबत है, नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि एक में जो है इंटरनेट की बात की जा रही है और सेकंड में जो है वो आपके वर्ल्ड वाइड वेब की जो है बात की जा रही है, तो दोनों का सिलसिला जो है वो अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 219, यहाँ पर है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है आपको मैच करना है। ऑप्शन 3 सर। थर्ड ऑप्शन सर। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। तो इसमें से सर्च इंजन कौन सा है। बिंग। बिंग ठीक है है, सर। बिंग।
हाँ, तो बीइंग जो है वो आपका एक सर्च इंजन है, और बीइंग से एक बार आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इसको किस कंपनी ने जो है क्या किया है, डेवलप किया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट सर। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, इस कंपनी के जरिए जो है इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। याहू को जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने क्या किया था, बनाया था, और इन स्टूडेंट का नाम जेरी यंग एंड डेविड फिलो है। इसी तरीके से गूगल जो है वो भी आपका लर्री पेज या सेरी ब्रिन के जरिए, और ये भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे। जब ये दोनों पीएचडी कर रहे थे तभी इन्हें इन लोगों ने क्या किया था, गूगल को ऑफिशियली लॉन्च किया था 1998 में। बैदू जो है ये भी आपका क्या है, एक वो है, ठीक है, सर्च इंजन है, और इसको चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी के जरिए क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। ये जैसे ये इतने जो है आपके काफी सर मशहूर है जी। सर बैदू यहाँ पे बैन है क्या अभी ये इंडिया मुझे में? पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बीइंग और याहू, ये गूगल, ये तो हम लोग भी यूज कर लेते हैं कभी कभी, मतलब हाँ आज। सर, ये तो बीइंग आपके आप भी यूज करते हैं, आपके उस पे होता है। ये बैदू का मुझे नहीं मालूम बैन है कि नहीं। वैसे चाइनीज एप्लीकेशन के बारे में कहा गया था ना कि एक बार न्यूज में, कि जितने भी चाइनीज एप्लीकेशन वो इंडिया में बैन है। अब पता नहीं ऐसा है कि ये बैन है कि नहीं बैन। सर्च करिए आप एक बार देखिए। वो बैन था गूगल क्रोम, वो जिसको हम वो बोलते हैं वेब ब्राउजर जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज जो होता है वो। मोजिला। हाँ हाँ, मोजिला फायरफॉक्स नहीं, मोजिला फायरफॉक्स। नहीं, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो बैन अच्छा, है। इंटरनेट हाँ, एक्सप्लोरर। इंटरनेट ओके। एक्सप्लोरर जो है वो हमारा क्या है, एक वेब ब्राउजर, वो बैन, उसकी जगह पर क्या लाया गया था, माइक्रोसॉफ्ट एज लाया गया था। ओके सर। ठीक है, वो भी 15 जून को ही बैन किया गया था, 2021 में, हाँ 21 में ही शायद बैन किया गया था। चलिए, वैसे उससे क्वेश्चन भी आया था, हमने किया था, तो उसी क्वेश्चन से नॉलेज हम लोगों को मिली थी। क्वेश्चन नंबर है 221, द पर्पस ऑफ आईसीटी यूज इन एजुकेशन। अगर एजुकेशन में आप आईसीटी का इस्तेमाल करते हो तो उसका क्या मकसद है? स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना, खींचना, या टीचिंग को इंटरेस्ट बनाना, या ज्यादा से ज्यादा लर्निंग आउटकम, यानी लर्निंग आउटकम को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना, या टेक्नोलॉजी कल्चर को टीचिंग में प्रमोट करना। क्या मकसद होता है आईसीटी का? डी सर। सी। हाँ, तो ये बहुत ही सिंपल सा सी। क्वेश्चन था। हाँ, सी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें कंफ्यूजन किस तरीके की है? देखिए, टेक्नोलॉजी कल्चर को हम क्यों प्रमोट करेंगे टीचिंग में? अगर हम आईसीटी का यूज कर रहे हैं एजुकेशन के अंदर, तो पर्पस तो हमारा वही है ना, कि लर्निंग आउटकम जो है वो हमारा बेहतर से बेहतर क्या हो सके। ठीक है, चलिए, तो फॉलोइंग में से कौन सा जो है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है? अल्गोल, जावा, सी, एस ओ एल, एस क्यू एल है? जावा है सर क्या? नहीं नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए, एस क्यू एल का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ये आपकी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज वगैरह को क्रिएट करने में यूज करते हैं। अल्गोल का फुल फॉर्म है अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो है आपको याद रखना है, और इसके फ्यूचर, अल्गोरिथम हमने पढ़ा है कंप्यूटर के अंदर, मतलब सीपीयू के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो वो किसके लिए होता है, वो कैलकुलेशन की ही परफॉर्म करने के लिए जो है उसको यूज किया जाता है। तो अल्गोरिथमिक लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसको हम कैलकुलेशन के लिए ही क्या किया गया है, इसको स्पेसिफिकली बनाया गया है। चलिए, ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें स्नीफिंग में भी यूज टू स्टेल डेटा और इंफॉर्मेशन ओवर अ नेटवर्क। कह रहे हैं कि स्नीफिंग जो है, इसको जो है नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन को या डेटा को जो है चोरी करने के लिए यूज किया जाता है। स्नीफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड कैप्चरिंग ऑल डेटा पैकेट्स पासिंग थ्रू गिवन नेटवर्क। कह रहे हैं कि स्नीफिंग एक ऐसा अमल है जो मॉनिटर करता है और सारे पैकेट वाले डेटा को कैप्चर कर लेता है दिए गए नेटवर्क के थ्रू। तो यानी ये भी एक तरीके का मालवेयर होता है, स्नीफिंग जो है ये भी एक तरीके का मालवेयर होता है। ये क्या करता है कि ये हमारे डेटा को जो है नेटवर्क से ही चोरी कर लेता है।
जैसे अगर हम अपने मोबाइल का कनेक्ट, जैसे हम किसी से कनेक्ट करके जो है बात कर रहे हैं या और कुछ हम कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो बीच में जो है स्नीपिंग जो है वो क्या करता है, मालवेयर की तरह ही, एक अटैकर की तरह ही काम करता है। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेगा, बैंकिंग डिटेल्स को जो है चोरी कर लेगा, इस तरीके का काम जो है ये भी करता है। जैसे मालवेयर में हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, लेकिन उन सारी टाइप्स में कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा था कि वो हमारे कंप्यूटर में आकर इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है, या फिर इसी तरीके से हमारी कीबोर्ड वाली चीजों को जो है वो हैक कर लेते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने पढ़ी थी। लेकिन ये क्या करता है, ये नेटवर्क से ही आपके डेटा को जो है चोरी कर लेता है। आपके मोबाइल का कनेक्शन जितने भी नेटवर्क से होगा, तो वो क्या करेगा, उन सारे नेटवर्क से जो है मैच करके आपने जो कुछ भी काम किया होगा, आपके डेटा को स्नीपिंग जो है, स्नीफिंग के थ्रू जो है चोरी कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्या है, ए ऑप्शन सर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए, स्नीपिंग को जो है हम वायर टैपिंग के नाम से भी जानते हैं। स्नीपिंग इज अ अटैक व्हेन अ हैकर यूज अ स्नीपर टू कैप्चर एंड एक्सेस कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, अनस्क्रिप्टेड डेटा पैकेट फॉर मैलिशियस पर्पस। दिस टाइप ऑफ डेटा कैन इंक्लूड बोथ पर्सनल नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग डिटेल्स एंड लॉगिन क्रेडेंशियल। तो यानी स्नीपिंग में जो है हैकर क्या करते हैं, आपके दोनों तरीके की जो है इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। पर्सनल में आपका नेम है, एड्रेस है, टेलीफोन नंबर है, फाइनेंशियल में आपकी बैंकिंग डिटेल्स है, इसी तरीके से आपका लॉगिन सिस्टम जो है, इन सारी चीजों को जो है स्नेपर क्या करते हैं, मलेशियस पर्पस के लिए, यानी आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपके डेटा को जो है थर्ड पार्टी को देने के लिए जो है स्नेपर इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन ये किस पर करते हैं, नेटवर्क पे करते हैं। ठीक है, तो अगर नहीं मालूम था आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन के जरिए इसकी नॉलेज जो है आप लिख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनअप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो इसमें से लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए जो है फॉलोइंग में से कौन सा इनअप्रोप्रिएट है, यानी वो जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन। कोड। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका कोड। देखिए, असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज में साइन सिंबल होते हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज जिसको हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, और यही, और इसकी जो लैंग्वेज होती है वही 0 1 के फॉर्म में होती है, यानी बाइनरी के फॉर्म में होती है, और हमारा कंप्यूटर जो है उसी बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। कंपाइलर जो है वो भी आपका क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और ये एक ही मर्तबा में पूरा कंप्लीटली कर देता है। ठीक है, फिर उसके बाद एरर को चेक करता है। इंटरप्रेटर जो है ये भी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन करता है। इंटरप्रेटर आई है इसमें, ठीक है, तो लाइन में वर्ड जो है, लाइन का सेकंड वर्ड जो है उसके अंदर भी आई आता है। तो इसको आप इस तरीके से याद रखोगे कि इंटरप्रेटर में जो है ये ट्रांसलेटर इंटरप्रेटर जो होता है, ये लाइन बाय लाइन जो है इंटरप्रेट करता है, यानी ट्रांसलेट करता है। ठीक है, और कंपाइलर जो है एक ही मर्तबा में कंप्लीटली सारी चीजों को क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। किसका किसमें करता है, दोनों जो है, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो है ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ठीक, और उसी मशीन लेवल लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। चलिए, which of the following term is related to the digital learning environment for design। तो फॉलोइंग में से कौन सी टर्म है जो डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर डिजाइन से रिलेट करती है, यानी ये भी क्या है, सारी इनिशिएटिव है, तो कौन किस इनिशिएटिव में जो है डिजाइन की बात की गई है, ई विद्वान में, ई आचार्य में, या ई कल्पा में, ई यंत्रा में। सारे इनिशिएटिव जो है आप लोगों को बताए गए हैं। यंत्र। नहीं, कल्पा, कल्पा जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कल्पना, तो ई कल्पना जो है ये आपका डिजाइन के लिए बनाया गया। यहाँ पर आपको जो है मतलब डिजाइन का इन्वायरमेंट मिलेगा, डिजाइन से रिलेटेड जो है लेक्चर्स मिलेंगे, डिजाइन से रिलेटेड जो है आपको वीडियोस मिलेगी, और इसकी जो डिजाइन की वेबसाइट है उसको डी सोर्स कहा जाता है। ठीक है, इसकी ई कल्पा की जो डिजाइन की वेबसाइट है उसको हम डी सोर्स के नाम से जो है जानते हैं। तो सबका कीवर्ड जो है आपको याद रखिए। जैसे ई विद्वान में आपको डी से क्या याद रखा है, डेटाबेस ऑफ एक्सपर्ट। ठीक है, एक्सपर्ट यानी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर जो भी हमारे लीडिंग इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। ई आचार्य क्या, इसके ऊपर ये इनिशिएटिव, इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ई कंटेंट यानी इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट मिलते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टेक्निकल से, इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको मटेरियल कंटेंट वगैरह ई आचार्य में मिलते हैं।
और ई यंत्रा जो है इसको हम एम्बेडेड या रोबोटिक सिस्टम बोलते हैं। ई यंत्रा ये आईआईटी बॉम्बे का जो है इनिशिएटिव है, ये लाया गया था कि हमारे इंडिया के अंदर जो भी यंग टैलेंटेड स्टूडेंट है इंजीनियरिंग के फील्ड में उनको लाया जाए, ताकि जो इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है एग्रीकल्चर के फील्ड में, स्मार्ट सिटी के फील्ड में, मेंटेनेंस के फील्ड में और इन सारी चीजें यानी रोबोटिक फील्ड में और एम्बेडेड सिस्टम की फील्ड में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको क्या किया जा सके, इन यंग टैलेंटेड जो है बच्चों से क्या किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। रोबोटिक एंड एम्बेडेड आपको मालूम है, रोबोटिक वही जो रोबोट होता है, क्योंकि रोबोट भी जो है टेक्नोलॉजिकल फील्ड के जरिए ही रोबोट बनाया जाता है, और एम्बेडेड भी आपका उसी तरीके से होता है। एम्बेडेड हर वो सिस्टम को बोलते हैं जहां पर आप कुछ मतलब कोई चीज जो है आप सेट कर देते हो वो अपने आप जो है काम करता रहता है। जैसे हमने पढ़ा था कि रोम मेमोरी, रोम मेमोरी क्या है, ये भी एक एम्बेडेड सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, उसको जो कंपनी वालों ने कहकर भेज दिया वो अपना काम जो है करती रहती है। अगर आपने कैमरा अपने घर में लगा रखा है तो कैमरा के अंदर भी जो है एम्बेडेड चिप लगी होती है, वो कैमरा आपने एक मर्तबा लगा दिया, वो कैमरा भी क्या करता है, अपना काम करता रहता है। यानी बार बार उस चीज को आपको रिफ्रेश करने की या इस तरीके से उसको चालू करने की या बंद करने की जो है जरूरत नहीं पड़ती है। तो ई यंत्रा में आपको याद रखना है एम्बेडेड रोबोटिक, दो वर्ड आपको याद रखना है। और इसमें ये भी आप याद रख सकते हो कि जो भी यंग टैलेंटेड बंदे हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में उन्हीं को यहाँ पर लाने की बात की गई थी, ताकि उन बंदों को लाया जाए और इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व किया जा सके। ई कल्पा जो है ये डिजाइन के लिए बनाया गया था, और इसकी डिजाइन की जो वेबसाइट्स है उसको हम डी सोर्स के नाम से जानते हैं। ये आचार्य इसका मतलब आप याद रखो ई कंटेंट, यानी यहाँ पर जो है आपको क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट्स मिलते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के फील्ड से, एग्रीकल्चर के फील्ड से, इस तरीके की और भी बहुत सारे फील्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपको ई कंटेंट मिलेंगे। ई विद्वान जो है आपको मालूम है डेटाबेस होते हैं यहाँ पर, यानी एक्सपर्ट साइंटिस्ट वगैरह के जो है यहाँ पर डेटा होते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए, the application of which of the following ICT in research will ensure wider coverage and accessibility of needed information। तो वो मतलब फॉलोइंग में से कौन सा जो है आईसीटी का एक एप्लीकेशन है जो वाइडर कवरेज को यकीनी बनाएगा, ठीक है। वाइडर कवरेज, तो वाइडर से आप समझ सकते हो कि कौन होगा। सेकंड। हाँ, क्योंकि वैन, वैन को हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। हाँ वाइट लेन। जी। हाँ सर, बी। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 227, which of the following is a computer based system that store and manipulate data which are view from a geographical point or reference। तो फॉलोइंग में से कौन सा एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो स्टोर करता है और डेटा को मैनिपुलेट करता है, which are view, जिसको एक ज्योग्राफिकल पॉइंट या रेफरेंस के नजरिए से देखा जा सकता है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि फॉलोइंग में से कौन सा ऐसा कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो ज्योग्राफिकल पॉइंट्स के डेटा को स्टोर करता है और उसको क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। तो वो कौन सा सिस्टम है जिसके तहत जो है हम जियोग्राफिकल पॉइंट के नजरिए को या उसके डेटा को जो हम स्टोर करते हैं और उसको मैनिपुलेट करते हैं, डेटा बेस्ड सिस्टम के जरिए या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ऐसा काम करते हैं, या जियोग्राफिक सिस्टम या सॉफ्टवेयर सिस्टम। जी, तो ये होगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें आप लोगों को क्या सोचने की जरूरत थी, ठीक है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपसे ये पूछा गया तो इस क्वेश्चन के तहत आप इस चीज को याद रखो, इसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, ठीक है। सर आप चलिए, इस क्वेश्चन को फिर से समझाइए, नहीं समझ आया। मतलब कहना चाह रहा है कि फॉलोइंग में से कौन सा एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है। तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम आपका ये है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके नाम में भी लगा है। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब क्या है, जो जियोग्राफिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को या डेटा को क्या करता है, स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है। यानी इस सिस्टम के जरिए जो भी जियोग्राफिकल चीजें होती हैं, ठीक है, जो भी डेटास होते हैं उनको ये क्या करता है, स्टोर करता है, उसके अंदर जो भी अच्छा अच्छा चेंजेस। सर, ये हम मैपिंग वगैरह के लिए यूज हाँ करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल मैप से आप इसको। ओके ओके सर, कंफ्यूज हो गए थे बिल्कुल। चलिए, इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो यानी इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे जो है कब मनाया जाता है।
18 जुलाई, 30 नवंबर, 2 दिसंबर या 23 दिसंबर? देखिए ये पीवाईक्यूज है, मेरे ख्याल से ये 2022 में भी ये पीवाईक्यूज रिपीट हुआ। ठीक है, हम ही लोगों की शिफ्ट में हुआ था शायद, नहीं मालूम। तो ये जो है आपका 30 दिसंबर को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा बताइए 16 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 नवंबर या 16 सितंबर? सर सितंबर को मनाते हैं हाँ शायद सब, उस दिन। हाँ ओके ओके, सितंबर है ना, 16 सितंबर। ठीक है, तो ये आपका हो हम्म। जाएगा 30 नवंबर। इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे जो है वो 30 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, चलिए वीडीयू स्टैंड फॉर, वीडीयू का फुल फॉर्म आपको बताना है। वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। हाँ तो वर्चुअल वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, नहीं हाँ विजुअल विजुअल सर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट नहीं नहीं वर्चुअल होगा, ठीक है, ये या गलत है। वर्चुअल। हाँ ये वर्चुअल ही है, ये मुझसे यहाँ पे विजुअल हो गया है, ठीक है, ये वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट यही इसका फुल फॉर्म है, सही। ठीक, ये नहीं होगा, आप लोग इसको 1 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है इसका सही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा? तो किस स्टोरेज डिवाइस में जो है आप ज्यादा से ज्यादा जो है डेटा की मिकदार को जो है आप स्टोरेज कर सकते हो? हार्ड डिस्क। सी सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क। पीसीआई स्टैंड फॉर, पीसीआई का फुल फॉर्म बताइए। पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, पार्शियल कंपोनेंट इंटरएक्शन, ये क्या है? जी डी सर, पेरिफेरल कंपोनेंट। पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड होता तो है। सी कनेक्ट, आएगा ना। हाँ, ठीक है सर, देखिए इंटरकनेक्ट। पेरिफेरल डिवाइस हम बोलते हैं ना, तो पेरिफेरल हम किस डिवाइस को बोलते हैं? हर वो डिवाइस जिसको कनेक्ट करके हम कंप्यूटर को चलाते हैं। जैसे माउस हम कंप्यूटर में लगाते हैं, ठीक है, इसी तरीके से कीबोर्ड हम माउस। हेडफोन लगाते हैं, कीबोर्ड हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड या पेरिफेरल डिवाइस भी उसको बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 233। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज एसोसिएटेड विद चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसिंग? वर्ड प्रोसेसिंग से मुराद एमएस वर्ड होता है। कह रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग में अगर आप एक डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना चाहते हो तो वो किससे रिलेट करेगा? तो यानी एडिटिंग ऑप्शन में जाकर आप चेंज करोगे, या फॉर्मेटिंग में, या राइटिंग में, या प्रिंटिंग में? यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप कुछ बदलाव करना चाहते हो तो उसका ताल्लुक किस टास्क से होगा? एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, राइटिंग, या प्रिंटिंग? Sir, formatting. एडिटिंग। Sir, editing. एडिटिंग सर। एडिटिंग है। नहीं ये फॉर्मेटिंग होगा, ठीक है, ये इसका जो है फॉर्मेट है। द नेशनल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट एज एंड व्हेन दे अकर्स इज, कह रहे कि नेशनल एजेंसी है कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्स करने के लिए जब होता है, तो वो कौन सी जो है एजेंसी है? यानी एक एजेंसी जो है बनाई गई है, अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ खतरे होते हैं तो उस पर ये एजेंसी क्या होती है? रिस्पॉन्स देती है, यानी वो एजेंसी उसी के लिए ही काम करती है। तो उस एजेंसी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, वो कौन सी है? कैट है, सीडीएसी है, डबल सी ए है, या आईसीईआरटी है? ICRT। हाँ तो आईसीईआरटी का फुल फॉर्म है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको इस तरीके से भी लिखा जाता है सर्ट इन। तो इन से मुराद यहाँ पर है इंडियन, और ये से है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, और जिस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है सी आईसीईआरटी, इस तरीके से भी लिखा जाता है। Indian Computer Emergency Response Team aims to deal with cyber security threats like hacking and phishing। ठीक है, जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका कुछ भी इस तरीके की आप बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो, अगर किसी ने हैक कर लिया है या कोई आपके साथ जो है फिशिंग वाली हरकतें कर रहा है, तो ये आपकी जो नेशनल एजेंसी है वो उसके लिए जो है रिस्पॉन्स करती है। आप यहाँ पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कि आपके साथ इस तरीके की चीजें हुई है। इट स्ट्रेंथनिंग सिक्योरिटी रिलेटेड डिफेंस ऑफ इंडियन इंटरनेट डोमेन। तो यानी ये नेशनल टीम जो है वो आपकी सिर्फ इंडियन डोमेन के अंदर ही काम करेगी।
The CERT has been designated under the Section 70B of Information Technology Amendment Act 2008। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008 के सेक्शन 70B के तहत जो है इसको डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो इसका सेक्शन जो है आप याद रख सकते हो, बाकी आपको मालूम ही हो गया कि ये किसके लिए बनाई गई है। ठीक है, जो भी सिक्योरिटी इंसिडेंट होते हैं, जो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, जैसे कोई आपके साथ हैकिंग का काम कर रहा है, फिशिंग का काम कर रहा है, स्निफिंग का काम कर रहा है, तो ये इमरजेंसी ये टीम जो है आपको क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, is a wireless technology built in electronic gadgets for transferring data over short distance। तो शॉर्ट डिस्टेंस पे जो है आप किस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जो है डेटा को ट्रांसफर करते हो? ब्लूटूथ से। सर ब्लूटूथ से भी। ठीक है, तो ब्लूटूथ के जरिए आप करते हो। द टर्म 1 गीगाबाइट रिफर टू, तो 1 गीगाबाइट जो है वो किसके इक्वल होती है? 1000 पेटाबाइट, 1000 मेगाबाइट, सॉरी 1024 है ना, तो किसके इक्वल होती है? यानी 1 जीबी के अंदर कितनी एमबी आती है? सर बी के बाद बी सर। डी सर, डी जी आएगा? नहीं, डी डी कहाँ आएगा? बी सर। सर सी। सी आएगा ना सर, 1024 किलोबाइट के बराबर होगा। नहीं, देखिए ऊपर से आप आओ, केबी एमबी जीबी, केबी एमबी जीबी, तो एमबी वाला जो एरिया वो जीबी के अंदर आएगा ना। तो 1024 जीबी, सॉरी 1 जीबी में हम क्या बोलते हैं? 1024 एमबी है। 1 जीबी के अंदर जो है 1024 एमबी आती है। ठीक है सर, हाँ 1000, जैसे 1024 MB में फिर आएगा पहले के भी आएगा, उसके बाद MB, उसके बाद GB। देखिए ऐसे ही होता है ना, केबी हो गया पहले, फिर एमबी हो गया आपका, फिर आपका जीबी हो गया, फिर आपका हो जाएगा टीबी हो गया। तो ये केबी के अंदर क्या आएगा? केबी से पहले क्या होता है? बिट बाइट्स आते हैं। ठीक है, तो यानी 1024 बाइट्स की आपकी एक केबी बनती है, 1024 केबी की आपकी एक एमबी बनती है, 1024 एमबी की आपकी एक जीबी बनती है, 1024 जीबी की आपकी क्या बनती है? एक टीबी बनती है। ठीक है, तो यानी ऊपर वाली चीजें जो है नीचे वाले में क्या होती है? इंक्लूड होती हुई चली जाती है। ठीक, आया समझ में? चलिए जी सर। तो सिलेक्ट द ऑप्शन द लिस्ट कंपोनेंट फॉर अ साइबर स्पेस एड्रेस यूआरएल इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। देखिए हमने आपको यूआरएल के जो भी कंपोनेंट, तो वो हमने आपको पढ़ाया था कि यूआरएल का कंपोनेंट आपसे पूछा जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो इसका जो वो होता है, यानी यूआरएल, किसी भी वेबसाइट का जब आप यूआरएल देखते हो तो उसके अंदर क्या क्या होता है? प्रोटोकॉल पहले होगा, डोमेन नेम होंगे, होस्ट होगा, पैथ फाइल होगा, पाथ फाइल है, प्रोटोकॉल है, ये क्या क्या किस तरीके से होता है? सबसे पहले क्या होता है किसी भी यूआरएल को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है? डी ऑप्शन सर। सबसे पहले जो है वो आपका प्रोटोकॉल होता है। देखिए प्रोटोकॉल किस तरीके से होता है? एच टी टी पी, इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है HTTP के बाद आपका डोमेन नेम से मुराद, जैसे कोई भी वेबसाइट है तो वो आपकी डोमेन नेम बनेगी www, ठीक है, manu.edu.in। ठीक है, तो ये जो manu.edu.in है ये आपका पूरा डोमेन नेम बनेगा। फिर उसके बाद जो अलग अलग टाइप के सब छोटे बड़े जो है वर्ड्स आते हैं वही आपका क्या होता है? होस्ट होता है, फिर उसके आगे का पाथ बनता है, फिर उसके आगे का जो है फाइल बनता है। कोई भी यूआरएल है सबसे पहले जो है आपका प्रोटोकॉल होगा HTTP जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये एड्रेस भेजने का काम करता है ना। जैसे डॉक होता है, डॉक पे आप कोई चीज भेजते हो तो वो आपके डेस्टिनेशन पे ले जाकर पहुंचा देता है। तो यहाँ पर हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो ये क्या करता है? इस वेबसाइट को उसी के एड्रेस पे ले जाकर रख देता है ताकि वो वेबसाइट अपने एड्रेस पर जो है पहुंच जाए। तो ये प्रोटोकॉल है, फिर उसके बाद डोमेन नेम है, फिर उसके बाद जो है आपका होस्ट, पाथ फाइल, ये सारी चीजें उसके आगे आती रहती है। तो दो आप याद रख लो कि सबसे पहले प्रोटोकॉल आएगा, फिर उसके बाद जो है डोमेन नेम। डोमेन नेम से मुराद वही वेबसाइट होती है जो वेबसाइट का नाम होता है। जैसे यहाँ पर प्रोटोकॉल हो गया तो डोमेन नेम में आपका www.amazon.com हो सकता है, flipkart.com हो सकता है, इस तरीके की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से उधर रिकॉर्डेड फॉर्म में जो हम लोग क्लासेस कर रहे थे
तो उसमें आप लोगों को कराए गए हैं खोज खोज कर, ठीक है, बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर है 237, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू सेकेंडरी स्टोरेज फ्रॉम रैम एंड इट्स देन एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू। कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज में लोड होता है रैम से, यानी क्या सॉफ्टवेयर जो है रैम से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर जाता है और फिर वो सीपीयू के जरिए जो है चलाया जाता है। A search engine is a software system that is designed to search for information on the www। क्या सही है? बी सर, पहला तो गलत है बी क्योंकि सर, सेकेंडरी बी का ओनली। और, हाँ सर बी। हाँ, देखिए सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपका रैम से लोड होकर सेकेंडरी में नहीं जाता है, बल्कि ये आपको याद रखना है बल्कि इनटू, सेकेंडरी से रैम में हाँ लोड होता है। इनटू रैम, फ्रॉम सेकेंडरी इनटू रैम होगा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। असर्शन में अ ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल मीडिया, अ ब्लॉग अलाउ एनीवन टू कम्युनिकेट टू अ पब्लिक ऑडियंस। ए सर। सर दोनों सही है। हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ए ब्लॉग है। जो है आप भी बना सकते हो, ठीक है, आप भी जो है अपने पब्लिक या अपने ऑडियंस के साथ जो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर डिजिटल इनिशिएटिव है, ठीक है, फिर उसके बाद है उसका पर्पस यहाँ पर दिया गया है, उमंग, भीम, एबी, स्वयं। थर्ड वाला ऑप्शन सर। थर्ड ऑप्शन सर। देखिए उमंग क्या है, तो ये क्या है इसके बारे में हमने पढ़ा है, ये एक तरीके, ये मोबाइल एप्लीकेशन भी है, सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, यानी इस एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती हैं सारी उसके अंदर होती है, तो इस एप्लीकेशन के तहत जो है आप सारी गवर्नमेंट की मतलब सर्विस को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। भीम आपका यूपीआई या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ई बिज जो है ये भी एक डिजिटल इनिशिएटिव है जिसका पर्पस होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस का मतलब क्या है कि यहाँ पर इस इनिशिएटिव के तहत जो है गवर्नमेंट जो है ट्रिपल पी मॉडल पे काम करती है। ट्रिपल पी मॉडल का मतलब ये हो गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक से मुराद यहाँ पर जो है गवर्नमेंट होती है, प्राइवेट से मुराद यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के ऑनर्स होते हैं, जैसे अंबानी अडानी का नाम हम लोग सुनते हैं। फिर उसके बाद पार्टनरशिप, यानी सरकार का और किसी भी बड़े मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का जो है पार्टनरशिप होता है किसी काम को करने में। जैसे आप सुनते हो कि दिल्ली का एयरपोर्ट जो है वो अडानी जो है उसको चला रहे हैं, आपने सुना होगा कि लखनऊ का एयरपोर्ट जो है उसको अडानी जो है चला रहे हैं। अडानी मतलब अपने एतबार से, अपने हिसाब से जो है वहां पर रूल और रेगुलेशन जो है बनाते हैं, फ्लाइट को कम करना है, ज्यादा करना है, ये सारी चीजें जो है अडानी करते हैं। और इसी तरीके से आपने ये भी सुना होगा कि जहां जहां पर मतलब हाईवे बनते हैं, नेशनल हाईवे बनते हैं, 4 लाइन 6 लाइन बनते हैं, वो गवर्नमेंट नहीं बनाती है, वो इसी पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत ही बनाया जाता है। जिसका मतलब ये होता है यहाँ पर गवर्नमेंट दो तरीके से काम करती है। जैसे अगर गवर्नमेंट के पास जो है नेशनल हाईवेज वगैरह बनाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट जो है इसमें किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बोलेगी कि तुम ये हाईवे जो है बना डालो, और उसके बाद जो भी आपका जितना भी पैसा लगा सूद समेत जो है आप टूल टैक्स के जरिए जो है उस पैसे को वसूल लो, फिर उसके बाद जो है आप उस चीज को छोड़ दो। तो फिर उसके बाद जो है जब प्राइवेट कंपनी पूरा का पूरा जो है रोड बना लेती है, फिर उसके बाद टूल टैक्स के जरिए जो है वो क्या करती है, मतलब उस पैसे को वसूलती है जितना उन्होंने क्या किया है, लगाया है रोड को बनाने में। फिर उसके बाद वो छोड़ देती है, फिर गवर्नमेंट जो है उस रोड के जरिए कमाती है, ठीक। एक तो ये हो गया तरीका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट के पास किसी भी काम को करने के लिए अगर फुल फ्लेज में जो है पैसा नहीं होता है, तो गवर्नमेंट जो है किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ेगी और उससे कहेगी कि आधा पैसा तुम दो, आधा पैसा हम देते हैं, और पार्टनरशिप में मिलकर जो है काम करते हैं, फिर जो भी आएगा तो प्रॉफिट जो है हम आधा आधा बांट लेंगे। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा लखनऊ एयरपोर्ट का मामला भी यही है, आधा जो है अडानी आधा गवर्नमेंट है। इसी तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट का मामला भी यही है, आधा अडानी आधा आपका गवर्नमेंट है, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल हाईवे वगैरह का आपने सुना ही होगा, ठीक है। हम यही सुनते हैं कोई बाहर की कंपनी आकर बनाती है, तो बाहर की कंपनी जो आकर बनाती है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ही मॉडल पे जो है काम करती है। तो इसमें जो है गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाता है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं इस काम को करने के लिए जो है उनका भी फायदा हो जाता है, ठीक है। तो स्वयं जो है एक तरीके का लर्निंग प्लेटफॉर्म है। समझ में आ गया ट्रिपल पी है क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? जी सर। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे जो है आपका डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो है यहाँ पर दो इनिशिएटिव दिए गए हैं, क्या दोनों जो है सही लिखे गए हैं? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया (NDL) is a 24/7 online storehouse of all academic awards duly digitalized and lodged by the academic institution. फिर कह रहे नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी नेट इज एन ऑल डिजिटल लाइब्रेरी दैट स्टोर इंफॉर्मेशन मेटा डेटा अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजिटल कंटेंट रिलेवेंट टू द सिटीजन। तो क्या दोनों की डिफिनेशन नेट एंड एनडीएल की जो है सही लिखी गई है यहाँ पे? देखिए, एक में है एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो एकेडमिक डिपॉजिटरी का क्या माना होता है? कल हमने भी इसके ताल्लुक से पढ़ा, जहां पर आपके सारे एकेडमिक अवार्ड्स या एकेडमिक मार्कशीट वगैरह जो है। सर फिर सर डिजिटल कंटेंट रिलेवेंट टू द स्टूडेंट। सर सारे स्टूडेंट्स का क्या होगा? सिर्फ उनका होगा ना जिनके वो होंगे डिग्रियां वगैरह, इसमें सब। मतलब नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज के जरिए जो दर्ज कराई गई हैं तो सबकी होती हैं, सबकी होती हैं, लेकिन आपको कब मिलेगी? जब आप नेट पर जो है अपनी आईडी बनाओगे तब आपकी वहां पर शो होगी। मतलब सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के ही सारी चीजें क्या होती हैं, नेट पे स्टोर होती है। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपनी आईडी जाकर बनाओगे, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह डालोगे, तब जाकर आपकी चीजें वहां पर आपको स्टोर मिलेगी। देखिए, दोनों चीजें यहाँ पर सही लिखी गई, बट अपोजिट में सर लिखी गई है नेट सही में। है सर, लेकिन हाँ यही यही क्योंकि यहाँ पे डिजिटल कंटेंट थोड़ी होता है, यहाँ पे तो सर वो होता है हाँ, डिजिटल कंटेंट लाइब्रेरी में हो, तो यहाँ पे तो एकेडमिक्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी, तो उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि एनडीएल में जो है ये एक डिजिटल लाइब्रेरी है जहां पर हमको कंटेंट मिलते हैं। और नेट में डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी जिसको हम टैंक को बोलते हैं, यानी एक तरीके का स्टोर हाउस है जहां पर सारी चीजें, सारी एकेडमिक अवार्ड्स, डिग्रियां वगैरह आपकी यूनिवर्सिटी के जरिए जो भी लॉन्च की गई, जो भी दर्ज कराई गई है, वो आपको यहाँ पर क्या कही होती है, तो डिजिटलाइज फॉर्म में यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो दोनों सही है, लेकिन दोनों की डिफिनेशन जो है अपोजिट में लिखी गई है। एनडीएल की नेट में लिखी गई है, नेट की जो है एनडीएल में लिखी गई है। चलिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। तो आपको सिर्फ ऑप्टिकल स्टोरेज बताना है, तो इसमें से कौन सी जो है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया है? फोर्थ ऑप्शन सर, लास्ट वाला। देखिए, क्योंकि यहाँ पर यूएसबी जो है आपकी एक फ्लैश ड्राइव है, तो यूएसबी यहाँ पर भी, इसको भी खत्म करो, इसको भी खत्म करो, इसको भी खत्म करो। सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क, ये जो है आपकी क्या होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज होती है। असर्शन में कहा गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज फास्ट बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ एक्टिविटी इन इंडिया। कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेज हो गई है, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है एक्टिविटीज की इंडिया के अंदर। सॉफ्टवेयर इज वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया एंड फर्दर इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस्ड इन हार्डवेयर। क्या सॉफ्टवेयर का जो है अक्सरियत में जो है इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है, यानी इंडिया से ही बहुत ज्यादा जो है आप देखोगे सॉफ्टवेयर का जो है लॉन्च होता है। और इसी तरीके से इंडिया जो है हार्डवेयर में भी बहुत स्ट्रोंग है, या बहुत ज्यादा हार्डवेयर की चीजों को जो है बनाता है। ऐसा कुछ है इंडिया में। सर पहला सर, सही दूसरा सर पहला गलत है। सही पहला दूसरा सही गलत। दूसरा गलत। हाँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है किसी भी चीज में जो है इंडिया मेजर एक्सपोर्ट नहीं है। आपने सुना है कोई सॉफ्टवेयर जो बना हो कुछ ऐसा पब्लिक बेस पे? सर हार्डवेयर तो चाइना का होता है, जापान को होता है, और सॉफ्टवेयर अमेरिका वगैरह का होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 जो है, तो आप इसको बताइए। इसी की क्लास को भी खत्म किया, सो देखिए क्या है। तो बहरहाल देखिए, ये तीन ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही आंसर है। इसको हम जो है सी डी को भी अगर हम मैच करते तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाता, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा फ्रेम किया गया, हमें ए बी को निकालने की सर जरूरत ही जस्ट नहीं। सी को ही सर जस्ट हम सी को ही देखते तब भी आंसर आता। बिल्कुल सी का बिल्कुल। 3 है, एक ही जगह पे है। ठीक है, तो 242 यहाँ पर 210 हो गया है, तो ये 243 होना चाहिए था। चलिए, तो कल जो है क्लास नहीं होगी, अब नेक्स्ट वीक में क्लास होगी। और वो क्वेश्चन जो है अगर टाइप होकर मिल जाएगा तो उस क्लास में जो है नेक्स्ट वीक से जो शुरू करेंगे उसमें उसी क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। चलिए फिर ठीक है। सर कौन सा दिन क्लास होगा सर? देखिए, क्लास जब भी होगी वो आपकी इतवार के बाद ही होगी, संडे के बाद ही होगी। 2 दिन आती है। इरादा तो 3 ही दिन का है, ठीक है, हो जाए मामला सेट। ठीक है, 3 ही दिन का इरादा रखते हैं, इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीक से।
सर कब कब मतलब संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हाँ हाँ, मंडे वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है, यही 3 दिन। ओके ओके ओके। चलिए फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि